हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल के राय। आप सभी का वशिष्ठ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस के डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन आईसीएससी क्लास 10 मैथमेटिक्स, जहां पे हम लोग क्लास 10 आईसीएससी बोर्ड के मैथमेटिक्स का पूरे सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो है कवर करेंगे। इस पूरे लेक्चर सीरीज को हमने 6 मॉड्यूल में जो है डिवाइड किया है, जिसका पहला मॉड्यूल है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दैट मींस जीएसटी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे जीएसटी। तो जीएसटी पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना होगा टैक्स के बारे में। टैक्स क्या है? मीन द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टैक्स। भाई टैक्स है क्या? तो देखो, एक बात हम लोग आसानी से समझ लेते पहले कि किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब ये पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा कहीं, तो आएगा कहां से? तो गवर्नमेंट को पैसा कलेक्ट करने का इकलौता तरीका उसके पास है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है टैक्स लगाना। मतलब क्या करता है वो? अपने पब्लिक्स के ऊपर, अपने सिटीजन्स के ऊपर, कोई भी जो कंट्रीज है या उस कंट्री का जो गवर्नमेंट है अपने पब्लिक के ऊपर, सिटीजन के ऊपर टैक्स लगाती है, टैक्स लेवीड करती है। ठीक है ना? मतलब कुछ अमाउंट, अगर कोई पब्लिक कुछ कमा रहा है, इनकम कर रहा है, तो उसको कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को दे देना पड़ता है। इसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है ना? कोई यहाँ पे हफ्ता वसूली नहीं हो रहा कि जिसको मन में जितना आएगा दे देगा। मेरे को मन में आया कि मैं गवर्नमेंट को जो चलो आज 200 रुपए दे देता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो जो बहुत डिटेल, बहुत बड़ी डिटेल्स है, उसके बारे में तुम आगे जाओगे या टैक्स सिस्टम कभी पढ़ोगे तो पढ़ोगे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। बहुत सारे लॉ हैं टैक्स के, तो उस लॉ के हिसाब से क्या करना पड़ता है कि हम लोग कुछ कमाते हैं तो उसका हिस्सा दे देना पड़ता है, या कुछ सामान खरीदते हैं तो सामान पे गवर्नमेंट को जो है उससे कुछ टैक्स जो है कलेक्ट करती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास एक ही तरीका है रेवेन्यू इकट्ठा करने का, वो है टैक्स। तो टैक्स क्या है? इट इज अ अमाउंट ऑफ मनी। टैक्स क्या है? टैक्स क्या है भाई? तो इट इज एन अमाउंट ऑफ मनी। इट इज अ अमाउंट ऑफ मनी। अब ये कैसा मनी है? कैसा मनी है? अमाउंट ऑफ मनी दैट एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री, एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री, नॉट अपने देश में, किसी भी देश में उसके सिटीजन को जो है क्या करना पड़ता है? हैव टू पे। हैव टू पे। भाई किसको पे करना पड़ता है? हैव टू पे टू देयर गवर्नमेंट, टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। मतलब टैक्स क्या है? इट इज अ अमाउंट ऑफ मनी, एक पैसे का कुछ अमाउंट ऑफ मनी है जो क्या करता है? एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री हैव टू पे टू देयर गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। किस लिए? सो दैट द गवर्नमेंट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सीबीटी शॉर्ट में, द गवर्नमेंट कैन पे फॉर पब्लिक सर्विसेज। देख लो मैंने क्या है टैक्स क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ मनी। ये क्या है कि अमाउंट ऑफ मनी है जो क्या करना पड़ता है? एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री, एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री, किसी भी देश के हर नागरिक को जो है क्या करना पड़ता है? अपने गवर्नमेंट को देना पड़ता है, कुछ पैसा देना पड़ता है। किस लिए देना पड़ता है? जिसके कारण गवर्नमेंट क्या कर सके? पब्लिक सर्विसेज के लिए उसको पे कर सके। माने हम लोग जो रोड इस्तेमाल करते हैं, रोड बना सके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना सके, स्कूल बना सके बच्चे को, लोगों को पढ़ने के लिए। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं जो क्या कर सके? प्रोवाइड करवा सके। तो समझ में आ गया? अगर तुम लोग पूछेगा भाई व्हाट इज टैक्स, तो टैक्स इज अ व्हाट? इट इज अ अमाउंट ऑफ मनी दैट एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री हैव टू पे। समझ में आ रहा है ना? देखो भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, देखो सिंपल सा कहानी है एकदम। इसमें कोई ऐसा नहीं पूछाएगा क्या है भाई? एक अमाउंट ऑफ मनी है। कैसा मनी है? जो अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है ना, जो कौन पे करता है? एवरी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, कंट्री का कोई भी सिटीजन जो क्या करता है? पे करता है। किसको पे करता है? सरकार को पे करता है। किस लिए पे करता है भाई? कि सरकार इसके बदले हम लोगों को पब्लिक सर्विसेज दे सके। दैट्स सिंपल। सो एनी प्रॉब्लम? रामायण अगर लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि सर समझ में नहीं आ रहा, ये आप रामायण कथा सुना रहे हैं, है ना? चीजों को समझना है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसा नहीं कि सुनने के बाद सत्यनारायण भगवान की जय बोल के जो है निकल जाए, ठीक है ना? तो टैक्स क्या है? एकदम सिंपल फंडा है। टैक्स है क्या? तो टैक्स क्या है? इट इज अ अमाउंट ऑफ मनी। भाई एक अमाउंट ऑफ मनी है। किसको पे करना पड़ता है? एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री। किस लिए? किसको? गवर्नमेंट को। किस लिए? कि गवर्नमेंट इसको काम चला सके। एनी डाउट्स? नो, इसमें हमारे ख्याल से कोई दिक्कत
नहीं होगा। ओके, तो टैक्स का डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग जो है टाइप ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ दो तरह का टैक्स जो है होता है, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है ना। किसी ने कहा है, किसी ने क्या, शेक्सपियर ने ही कहा है कि नाम में क्या रखा, व्हाट इज द नेम। तो ये लिटरेचर नहीं है, नाम में बहुत कुछ रखा है। मैथ और साइंस में जो है नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ होता है। डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, वो सिंपल ही है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट सिटीजन से डायरेक्टली टैक्स ले लेता है, उसके बीच में कोई तीसरा नहीं होता है ना। गवर्नमेंट बोलता है भाई तुमको पैसा पे करना होगा टैक्स के रूप में, वो गवर्नमेंट उससे डायरेक्टली ले लेता है। मतलब इसका बर्डन किस पे होता है, इसका बर्डन डायरेक्टली सिटीजन पे होता है, माने जो पे करता है, इसका बर्डन पेयर पे ही होता है। ठीक है ना। अब आते हैं कॉमर्शियल लैंग्वेज में टैक्स के बारे में समझ लेते हैं क्या है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स आर द टैक्सेस दैट आर levied on the income of individuals and organization। मतलब डायरेक्ट टैक्स क्या है, ये टैक्स जो है डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया जाता है सिटीजन से। अब किस पे करेंगे, अब सिटीजन को क्यों बोलेंगे कि भाई तुम हमको जो है टैक्स दो, क्योंकि सिटीजन जो है इनकम करता है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे स्लैब है, 5 लाख से ऊपर रुपया एनुअली, अगर 5 लाख से ज्यादा इनकम हो जाता है तो सम अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या है कि डायरेक्टली वो जो है गवर्नमेंट ले लेती है। अब डायरेक्टली किस पे लेगी, तो इनकम पे लेती है। किस पे लेती है, इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब सिटीजन जो अकेले। जैसे मान लो मैं 5 लाख से ज्यादा साल में कमाता हूं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सम अमाउंट ऑफ मनी क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। अगर तुम 5 लाख से ज्यादा कमाओगे तुमको भी भरना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई संस्था, जैसे मान लो कि मेरा इंस्टीट्यूट है वशिष्ठ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है दो तरह का इनकम है। एक इनकम क्या है, एक मेरा जो है इंस्टीट्यूट का इनकम है और दूसरा मेरा पर्सनल इनकम है। तो इंस्टीट्यूट के इनकम जो करता है, जैसे मान लो लेट्स सपोज मेरा पूरा इंस्टीट्यूट जो है मिलकर 100 रुपए का इनकम करता है और मैं इसमें पर्सनली जो है 10 रुपए का इनकम करता हूं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये 100 रुपए जो इंस्टीट्यूट माने ऑर्गेनाइजेशन जो इनकम कर रही है उस पर भी टैक्स लगाएगी, और ये पर्सनली में जो 10 रुपया कमा रहा हूं उस पर भी टैक्स लगाएगी। मतलब अगर कोई कहीं भी इनकम करता है, कोई इंडिविजुअल इनकम करे या कोई ऑर्गेनाइजेशन इनकम करे, तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है। और उस तरह के टैक्स को क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। तो भैया यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो पेयर को, ये मान लो टैक्स है पेयर, इसको बर्डन जो है खुद जो है समझना, मतलब उसका पिंच उसको पता चलता है, दर्द कि जा मेरा कुछ पैसा सरकार जो है ले रही है। तो ये डायरेक्ट पेयर जो है, ये जो पेयर है भाई, इसी को जो है फील होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिसके गवर्नमेंट और पेयर मतलब पे करने वाले के बीच में कोई दूसरा नहीं होता है। तो ये किसको पे करना पड़ता है, किसी इंडिविजुअल को, अगर वो इनकम माने इनकम इंडिविजुअल का, और जो अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो इतनी बड़ी कंपनी है रिलायंस, वो भी तो कमा रही है, तो उस रिलायंस कंपनी को भी जितना कमा रही है उसके हिसाब से टैक्स भरना पड़ रहा है। और उसके जो मालिक है, मान लो मुकेश अंबानी का रिलायंस का बात करें, तो मुकेश अंबानी को भी जो है पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब जो डायरेक्ट टैक्सेस है ये आते हैं, इसमें तुम्हारा जो कौन कौन, इनकम टैक्स, और दूसरा आता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का इनकम। ऑर्गेनाइजेशन का इनकम मतलब कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स। और दूसरा जो इसमें आता है वो क्या आता है, कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स मतलब जो तुम्हारा पर्सनल इनकम है इंडिविजुअल का, उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। और जो कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो विनिम्स का जो इनकम है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल फंडा है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो सरकार अपने सिटीजन के कमाई पे डायरेक्टली ले लेता है। बोलता है भैया तुमने कमाया, तुमने कमाने का पाप किया, अब हमको दे दो, तुमको देना पड़ेगा। तुम नहीं कमाते तुमको नहीं देना पड़ता, तुमने कमाया हमको दे दो, तुमने इनकम किया हमको दे दो, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। देने और लेने वाले के बीच में कोई नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। अब कोई कंपनी कमाए, मेरा इंस्टीट्यूट है, बोला तुम इंस्टीट्यूट खोल के पाप कर दिए हो, कमा रहे हो, हमको वापस दो पैसा, तो पैसा जो क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जहां पे पेयर को पे ऊपर ही जो है बर्डन होता है। एनी प्रॉब्लम, हमारे ख्याल से इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कि डायरेक्ट टैक्स जो है पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इसका नाम ही क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब यहां पे क्या किया जाता है, बर्डन को शिफ्ट कर दिया जाता है। बर्डन को क्या किया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, किस पे, टू द अनदर पर्सन। मतलब यहां पे टैक्स देने और लेने वाला के बीच में एक तीसरा आदमी भी होता है, जिसका काम है एक जन से टैक्स कलेक्ट करना, कलेक्ट करके पे करना।
ठीक है ना। तो इस तरह के टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। चलो इसका हम लोग जो है पहले कॉमर्शियल जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स इज अ बर्डन ऑफ टैक्स, इज अ बर्डन। टैक्स एक तरह से किसी भी सिटीजन पे जो बर्डन ही होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट टैक्स भी एक तरह का बर्डन है, टैक्स का मतलब भी होता है बर्डन, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इट इज अ बर्डन ऑफ टैक्स विच इज शिफ्टेड टू, ध्यान से देखना, शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। मतलब जो क्या क्या आता है, अनदर पर्सन को शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये टैक्स कहां पे लगता है? ये टैक्स लगता है सप्लाई के ऊपर। सप्लाई कहने का मतलब क्या होता है? ये जो टैक्स जो है लेविड होता है किस पे? गुड्स और सर्विसेज पे। इट इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कहां होता है? ये कहां पे लेविड होता है, कहां लगाया जाता है? सप्लाई। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स में सप्लाई का मतलब होता है परचेसिंग एंड सेलिंग। परचेसिंग और सेलिंग को लोग वन वर्ड में सप्लाई बोल देते हैं, ठीक है ना। ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मैं भी बताऊंगा गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, तो यहाँ पे नाम आ गया गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स एक तरह का बर्डन है। कैसा बर्डन भाई? जो दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं। और ये किस पे लगता है? जब तुम कोई भी सामान जो है खरीदोगे या कोई भी सर्विस जो है खरीदोगे। अब सामान खरीदने का मतलब क्या होता है? जैसे तुम आज सुबह उठे, ब्रश किए, ब्रश करने के बाद तुम सोचे चलो बच्चों बिस्किट खा लेते, तुम दुकान में गए, बिस्किट खरीदे। अब जब तुम बिस्किट खरीदे तो उस बिस्किट, मान लो तुमने किसी कंपनी का बिस्कुट खरीदा, मैं नाम नहीं लेता, तुमने बिस्किट खरीदा और खरीदते समय तुमको क्या है, जब तुमने जो बिस्किट खरीदा वहां पे तुमने क्या किया? परचेजिंग किया। जब तुमने परचेजिंग किया तो तुमने भाई एक पाप कर दिया। क्या चीज का? बिस्कुट खरीदने का पाप कर दिया। जब बिस्कुट खरीदने का पाप कर दिया, नाउ यू हैव टू पे द टैक्स। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज तुमको पता नहीं चलता है। तुमको टैक्स क्या पे करना पड़ेगा? तुम किसको टैक्स पे करोगे? सरकार तो करोगे नहीं, तुम दुकानदार को पैसा दे देते हो। अब वो दुकानदार वो बिस्कुट जब बेचा है तो वो क्या करता है? तुमसे पैसा कलेक्ट किया और कलेक्ट करके किसको देता है? गवर्नमेंट को दे देता है। तो इस तरह के टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो गुड्स पे लगता है। गुड्स मतलब सामान, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु। जब तुम कोई भी चीज खरीदते हो तो तुमको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। और ये टैक्स जिससे तुम खरीदते हो, एक लंबा चैन है, जो दुकानदार, होलसेलर, बहुत एक लंबा चैन है। उस चैन के थ्रू होते हुए गवर्नमेंट के पास जाता है। इसका मतलब क्या है? देखो, टैक्स तुमको नहीं पे करना पड़ता, जो दुकानदार है दुकानदार को पे करना पड़ता है। लेकिन दुकानदार अपने पॉकेट से नहीं देगा, वो क्या करेगा? तुम्हारे पॉकेट से निकाल ले रहा है। तो उसी को बोलते हैं बर्डन ऑफ टैक्स जो शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। अब मान लो कि तुमने बिस्किट दुकानदार से खरीदा, अब तुमको दुकानदार ने क्या किया? सेल किया, माने इनकम किया। अब दुकानदार वहां पे जब इनकम कर रहा है कोई सामान को बेच कर, तो इनकम करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। अब दुकानदार को क्या करना होगा? सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि दुकानदार अपने पॉकेट से टैक्स नहीं देगा, वो तुम्हारे पॉकेट से निकाल दे रहा है। मतलब जो उसके ऊपर टैक्स पे करने का बर्डन है वो क्या किया? तुम्हारे ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह के टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और ये कहां पे लेविड होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब जो सामान खरीद रहे हो। सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सर्विसेज का मतलब होता है कि जैसे मान लो तुम अभी फोन इस्तेमाल कर रहे हो, फोन में सिम डाले हो, तुम उसका रिचार्ज करवाते हो। तो जियो, मान लो तुम जियो का फोन सिम यूज कर रहे हो, सर्विस यूज कर रहे हो, तो जियो का सिम यूज कर रहे हो, जियो का डेटा डलवाते हो। तो जियो क्या कर रहा है? तुमको कोई सामान नहीं बेच रहा, तुमको सर्विस बेच रहा है। कैसा सर्विस? डेटा सर्विस, वॉइस कॉल सर्विस। तो उस पर भी तुमको क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो इसको सर्विस बोलते हैं। जैसे मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते समय मैं तुमसे पैसा लेगा, मैं यहाँ तो अभी डिजिटली नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ तो लोग हमको फी पे करते हैं। अब किस बात का फी पे करते हैं? हम उसको कुछ बेचते थोड़ा है, हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको अपना एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये हो गया सर्विस, है ना। तो अगर तुम कहीं पर भी सर्विस बेचो या कोई सामान बेचो, तुमको टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट का। लेकिन इसका टैक्स पे करने वालों को नहीं बुझाता है। पे करने वालों को इस पर कोई बर्डन नहीं लेता। वो क्या कहता है? ठीक है, तुम सरकार को टैक्स लेना, हम दे देंगे। जैसे मान लो हम किसी का फी ले रहे हैं तो फी पे हमको टैक्स पे करना है, तो हम क्या करेंगे? बच्चों का जो फी लेंगे उसमें टैक्स लगा लेंगे, टैक्स लगा कर दे देते हैं। ऐसे ही होता है। तो इस तरह के टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी जो है इसी का एग्जांपल है कि जीएसटी इज व्हाट? इज द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जीएसटी कहां पे लगता है? जीएसटी कहां पे लगता है? जब तुम कोई सामान खरीदते हो या कोई सर्विस खरीदते हो और बेचते हो, यानी सप्लाई करते हो, तो उस समय जो है जीएसटी लगता है। तो जीएसटी इज व्हाट? इट इज अ इनडायरेक्ट ऑफ टैक्स, जहां पे देने वालों को पिंच नहीं होता है। देने वाला क्या करता है? दूसरे यहां से जो है कलेक्ट कर लेता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। सत्यनारायण भगवान का कहानी नहीं लगा होगा, सिंपल है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ बर्डन ऑफ टैक्स, जिसको क्या करते हैं? शिफ्ट कर देते हैं। अब दुकानदार को टैक्स पे करना है तो क्या करेगा? वो
हमसे लेके पे कर देगा, मैंने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया पर्सन पे। और ये कहाँ लगता है? सप्लाई पे। कॉमर्स में सप्लाई का मतलब होता है सेलिंग एंड परचेजिंग। जब भी कोई सेल करेगा या परचेज करेगा, मैंने खरीद और बिक्री करेगा, तो उसको हम लोग जो कॉमर्स की भाषा में सप्लाई कहते हैं। तो सप्लाई पे ये चीज अप्लाई होता है। जीएसटी इसी का एक क्या है? एग्जाम्पल है। एनी डाउट्स? नो। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा टैक्स के बारे में। तो टैक्स क्या है? तो टैक्स इज अ व्हाट? इट इज अ अमाउंट ऑफ मनी दैट एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट द गवर्नमेंट कैन पे इट फॉर द पब्लिक सर्विसेज। मतलब हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, जिसे गवर्नमेंट जो है अपना पब्लिक सर्विसेज में जो उसका काम लेती है। टैक्स दो तरह का होता है। एक होता है क्या? एक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? एक पढ़ा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा पढ़ा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट हम लोगों से ले लेती है। तो हम लोगों से कब लेगी? जब हम लोग इनकम करेंगे, है ना। तो कौन कौन सा ये टैक्स हो जाता है? इनकम टैक्स। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इनकम करती है मतलब कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स दो तरह का होता है, जो डायरेक्ट जो है सिटीजन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले लिया जाता है। यहाँ लेने और देने वाले के बीच में कोई नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये टैक्स को जो शिफ्ट कर दिया जाता है, इसका जो बर्डन है ये क्या किया जाता है? शिफ्ट कर दिया जाता है। किस पे शिफ्ट कर दिया जाता है भाई? शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। मतलब यहाँ लेने और देने वाले के बीच में एक बंदा है। जैसे मान लो यहाँ पे तुम हो, है ना, यहाँ पे दुकानदार है, यहाँ पे गवर्नमेंट है। दीज आर यू, दीज आर शॉपकीपर एंड दिस इज गवर्नमेंट। ओके। अब तुम यहाँ से बिस्किट खरीदे, तो बिस्किट खरीदते समय क्या है? इसने बिस्किट खरीद बेचकर तुम इससे खरीदे, तो इसने क्या किया? इसने बिस्किट जो है बेचकर इनकम किया। और हमारा सरकार बोलता है भाई तुम इनकम करने का पाप करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी शॉपकीपर को टैक्स देना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। तो ये क्या बोलेगा? ठीक है गवर्नमेंट भैया, हम तुमको टैक्स देंगे। कहां से देंगे? तो ये क्या करेगा? यहाँ से कलेक्ट करेगा और दे देगा। बोलेगा भाई हम इससे तुमसे, ठीक है ना, लिए और दे दिए। मतलब यहाँ पे जो टैक्स पेयर है वो बर्डन को क्या किया? तुम पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे पे करने वाले को जो है नहीं बुझाता है। पे करने वालों को इसका कोई दर्द, कोई पिंच जो है एहसास नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स में जो है पे करने वालों को पिंच जो है एहसास होता है। तो ये इन और एक मैं चीज बता दूं कि अपने कंट्री में जो है लगभग 3% लोग ही जो है डायरेक्ट टैक्स भरते हैं। माने क्योंकि 3% लोग का ही इनकम उसके अंदर आता है, तो स्लैब के अंदर तो पे करते हैं। बाकी जो है 97% लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। और अपने कंट्री में हर एक व्यक्ति को, हर एक आदमी को जो है टैक्स पे करना होता है। भिखमंगा जो है भीख मांगता है, ये मत सोचोगे उसका भी देश का रेवेन्यू इकट्ठा करने में योगदान है, ठीक है ना। वो भीख मांग के बेचारा मेहनत करता है, उस पैसे से खाने के लिए सामान खरीदता है। जब सामान खरीदता है तो भैया तुम खरीदे तो इनडायरेक्ट टैक्स दो। तो एक भिखमंगा भी टैक्स पे करता है अपने यहाँ, ठीक है ना। तो अगर किसी को ये हमारे कंट्री में क्या है ना कि कुछ जो इलाइट पीपुल लोग है, जो बड़े लोग है ना, उसको घमंड है कि हम जो है टैक्स पे करते हैं, है ना, हमारे टैक्स पे सब पलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा टैक्स पे करने वाला सिर्फ 3% लोग है। बाकी जो है तुम अभी कोई इनकम नहीं कर रहे हो, तुम तो अभी पढ़ रहे हो, फिर भी तुम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। कैसे? तुम भाई कॉपी खरीद रहे हो, यू हैव टू पे द टैक्स। पेन खरीद रहे हो, बुक खरीद रहे हो, बिस्किट खरीद रहे हो। आज मन में आया तो गए तो कुछ भाई चले गए डोमिनोज में, भाई चलो वहां से पिज्जा खा लेते हैं। तो तुम मतलब हर आदमी अभी भीख मांगा है, वो बेचारा दिन भर भीख मांग रहा है ना। बहुत मेहनत से रेलवे स्टेशन पे यहाँ वहां साला जिधर तिधर घूम घाम के पूरा पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद बेचारा क्या वो खाने के लिए खरीदेगा, तो खाने के लिए खरीदेगा तो क्या करेगा भाई? लो टैक्स दो। तो एक बेगर को, एक भिखमंगे को भी टैक्स भरना पड़ता है। तो किसी को घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे टैक्स पे भारत चल रहा है। ये टैक्स में भारत को चलाने में एक भिखमंगे का भी जो क्या है बहुत बड़ा जो है हाथ है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिसका पिंच पेयर को ही जो है फील होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब पेयर को नहीं पता चलता है। ठीक है भैया तुम हमसे जितना टैक्स लेना है ले लो, हम सामने वाला से क्या करेंगे? कलेक्ट करके तुमको जो है दे देंगे। और इसी के अंदर क्या आता है? जीएसटी, ठीक है ना। तो जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है ना। अब देखो बाबू, जीएसटी पढ़ने से पहले क्या है ना, हम लोग थोड़ा सा पुराना सिस्टम को जान लेते। पुराना सिस्टम में क्या था हम लोग को पता है कि जीएसटी कोई ज्यादा नया नहीं है, अभी नया नया ही दुल्हा बना है जीएसटी, ठीक है ना। 2017 में इसका शादी हुआ है एक, ठीक है ना।
फर्स्ट जून को, आई थिंक फर्स्ट जून और जुलाई ना, फर्स्ट जून को ही शायद, आई थिंक इसमें भी अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर देना। 2017 को जो है पार्लियामेंट को सजा धजा कर जो है एकदम जैसे शादी होता है ना भाई, पूरा बाराती लगा दिए, घर को अच्छा सजा धजा के जीएसटी का जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी को जो है भारत में जो है लाया गया था, है ना। हम लोग बहुत लेट है, जीएसटी जो है बनना शुरू हुआ था। इसका पहला कंसेप्ट जो स्टार्ट हुआ था वो 2000 में स्टार्ट हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, उन्होंने उस समय एक कमिटी बनाया था जीएसटी के बारे में कि भाई देखो जीएसटी, ये जो पुराना वाला टैक्स सिस्टम इसको हटा के इसमें जीएसटी लगा सकते नहीं लगा सकते। इसके लिए उन्होंने एक काउंसिल भी बनाया था, इम्पावरमेंट काउंसिल बोलकर ऐसा समथिंग कुछ नेम था, जिसका चेयरपर्सन थे उस समय अमित दास गुप्ता, आई थिंक है अमित दास गुप्ता, ऐसे ही अमित दास गुप्ता या अमित दास गुप्ता याद नहीं आ रहा। वो बंगाल के जो है फिनांस मिनिस्टर थे। तो ये फिनांस सारे स्टेट का फिनांस मिनिस्टर को लेकर जो बनाया गया था। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो छोड़ दो, वो हमको जानने की जरूरत नहीं है। हमको बस इतना ही जानने दो कि भाई जीएसटी लाने से पहले क्या क्या टैक्स था। देखो एकदम सिंपल समझ लो। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल क्या है, ध्यान से देख लो। मान लो ये पेन हम लोग जो है खरीद रहे हैं, तो ये पेन क्या, ये पेन सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले इस पेन का मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, है ना, किसी न किसी बनाया होगा। ये पेन किसने बनाया है, ये बनाया कैमलिन ने। अब कैमलिन ने बनाया तो भाई कैमलिन ने इसको बनाने का पाप किया, तो पहले इसको क्या करना पड़ता था, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी मतलब टैक्स, वो उसको पे करना पड़ता था, है ना, जिसको, है ना। उसके बाद से ये क्या करेगा, ये आगे जाके जो है होलसेलर को बेचेगा, है ना, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से तुम्हारे पास आएगा। तो इतने जगह जाए, तो इसमें देखो क्या क्या होता था, ध्यान से समझ लो कि सेल टैक्स लगता था, ये सेल टैक्स लगाता था जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद से भाई तुम यहां से यहां बेच रहे हो तो भैट दो, भैट लगता था, एक वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। उसके बाद से अगर तुम बंगाल में बनाए हो, बिहार में सामान बेचना है तो एंट्री टैक्स लगता था। उसके बाद से भाई ट्रांसफर, बहुत तरह का टैक्स है, मैं तुमको उतना क्या बता के टाइम वेस्ट करने जाऊं। टोटल इस तरह का 17 प्रकार का 17 टाइप्स ऑफ टैक्स था, टोटल 17 टाइप्स ऑफ टैक्स। इस सारे टैक्स को क्या किया गया, किक आउट कर दिया गया, लात मार दिया गया, और लात मार के इन सारे के जगह पर एक चीज लाया गया, वो क्या था, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब अगर तुम कोई भी गुड्स या सर्विस जो है बेचोगे तो तुमको भाई उस पर जीएसटी लगेगा, वन नेशन वन टैक्स। और इसमें क्या था, पहले से सर्विस बेचने में सर्विस टैक्स था, माने सर्विस टैक्स अलग है, वैट अलग है, सेल टैक्स अलग है, और ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता था। अब तुम मान लो कि मैं ये कलम बंगाल में खरीदा हूं तो हमको इस पर मान लो कि 1 रुपया टैक्स पे करना हुआ होगा, बिहार में खरीदा होता तो 2 रुपये पे करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में खरीदा तो इस पर हो सके 2.5 रुपये पे करना पड़ जाता। अगर मान लो मैं इसको जाके जो गुजरात में खरीदता तो हो सकता है 5 रुपया पेमेंट करना पड़ जाता था। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स था, है ना। तो इससे बहुत दिक्कत होता था। अब इसमें क्या होता था, अगर मैं कोई सामान यहाँ से वहां पे बंगाल से बिहार में ले जाके बेच रहा हूँ तो बंगाल में भी टैक्स दो, बिहार में भी टैक्स दो, तो इससे चीजें महंगा हो जाता था। बहुत ही ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, एक अजब इस तरह का जाल था कि लोगों को समझ में नहीं आता था। तो इन सारी चीजों को जो है किक आउट करके हटा के जो है इन सारी चीजों को हटाकर एक चीज लाया गया, और क्या लाया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब इसके हम बारे में पढ़ते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है। तो अब आते हैं हम लोग जीएसटी का डेफिनेशन देखते हैं, है ना। तो जीएसटी क्या है, तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट सिंगल मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स levied in every value addition on the supply of goods and services। देखो मैंने अकरम बकरम क्या लिख दिया है, एक एक करके जो चीजों को समझते हैं। तो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो मैंने बता दिया कि इनडायरेक्टली है, लेने और देने वाले के बीच में एक है। तुम अगर टैक्स पे कर रहे हो तो तुम डायरेक्टली इसमें सरकार को टैक्स नहीं पे कर रहे हो, बीच में दुकानदार या मैन्युफैक्चरर सेलर जो भी है वो जो है तुमसे लेके पे कर रहा है। तो इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स की हो। सिंगल, मैंने बताया कि जीएसटी क्या है, सिंगल टैक्स है। इसका टैगलाइन ही है वन नेशन वन टैक्स। ऐसा है नहीं, लेकिन समझ लो वन नेशन वन टैक्स इस संदर्भ में कि भाई पूरे भारत में एक ही तरह का टैक्स लगेगा। ऐसा ये 5 तरह का है, लेकिन पूरे भारत में एक ही तरह का टैक्स लगेगा। जैसे पहले क्या होता था कि पहले बंगाल का अलग टैक्स सिस्टम है, बिहार का अलग टैक्स सिस्टम है, उत्तर प्रदेश का अलग है, गुजरात का अलग है, आंध्रा का अलग है, तेलंगाना का अलग, अपने हर एक स्टेट का अलग अलग होता था टैक्स, है ना। जैसे हर एक चीज का दाम जो है अलग अलग, कहीं कम कहीं बेसी कहीं ज्यादा होता था। तो इन सारी चीजों को हटा के जो है ये सिंगल टैक्स है। सिंगल टैक्स मतलब
अगर इस पेन पे 5% टैक्स वेस्ट बंगाल में लग रहा है तो ये 5% टैक्स बिहार में भी लगेगा। ये भाई वेस्ट बंगाल में भी उतना ही टैक्स लगेगा 5%, बिहार में भी उतना ही टैक्स लगेगा, उत्तर प्रदेश में भी उतना ही टैक्स लगेगा, जहां भी जाओगे हर जगह उतना ही टैक्स लगेगा। तो ये सिंगल टैक्स है ना। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसको जो है खत्म कर दिया गया है, सिर्फ एक टैक्स को छोड़कर, ठीक है ना, वो है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को अभी भी नहीं हटाया गया, जब आगे जाओगे तो पढ़ोगे अभी इसके बारे में क्या। ये कस्टम ड्यूटी को अभी भी नहीं हटाया। कस्टम ड्यूटी मतलब जब इंटरनेशनली लेन देन होता है ना, तुम इंटरनेशनली अब अमेरिका से लाके यहाँ बेचोगे तब, तो ये भी कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको नहीं हटाया गया है। इसके बाद इसको छोड़कर बाकी जितने भी टैक्स है सबको हटा दिया गया है और वहां पे एक सिंगल टैक्स ला दिया गया है, जीएसटी। सिंगल करने का मतलब कि हर एक स्टेट में अपने यहाँ क्या है, सबको पता है ना, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, 9 नहीं, ठीक है ना, 8 यूनियन टेरिटरी। करेंट अफेयर्स है, थोड़ा अप टू डेट रहो। 28 स्टेट्स है और 8 जो है यूटीज है, तो इन सबका में जो है एक ही तरह का जो है टैक्स लगेगा। ओके। दूसरा बात है मल्टी स्टेट टैक्स। मल्टी स्टेट टैक्स क्या है, देखो मल्टी स्टेट का मतलब क्या होता है। देखो पुराने सिस्टम में टैक्स का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन न्यू सिस्टम में टैक्स का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मैं उसको भी समझा रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा देखो मल्टी स्टेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो, लेट्स सपोज यहां पर मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर है, इसने क्या किया, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने का पाप किया तो भाई इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, है ना। अब ये मैन्युफैक्चर क्या करेगा, किसी होलसेलर को सामान बेच देगा, है ना। अब ये होलसेलर को सामान यहां से खरीदा, तो होलसेलर ने खरीद बिक्री किया, यहां से खरीदा और यहां शॉपकीपर को जो है बेचा, तो इसने भी खरीदने बेचने का पाप किया, तो यहां भी जीएसटी लगेगा। अब ये शॉपकीपर किसको दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है, तो यहाँ शॉपकीपर को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, कस्टमर को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि जितना बार भी सप्लाई होगा, सप्लाई का मतलब होता है सेलिंग एंड परचेसिंग, वन वर्ड है कॉमर्स में, सप्लाई। यहां पे एक सप्लाई हुआ, पहला लेवल का सप्लाई, ये हो गया दूसरा लेवल का सप्लाई, ये हो गया तीसरा लेवल का सप्लाई, तो हर एक लेवल पे जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे सर अभी आपने तो कहा था कि टैक्स का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो फिर टैक्स का टैक्स कैसे देना, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं जो चीज देता हूं ना यहाँ पे इस लेवल पे भी टैक्स पे किए, इस लेवल पे भी टैक्स पे किए, इस लेवल पे भी टैक्स पे किए, मानिए मल्टी स्टेज टैक्स है, माने जितना बार सप्लाई होगा उतना बार टैक्स पे करना होगा। लेकिन बाद में क्या होता है ना कि जो हम एक्सेस टैक्स जो पे कर देते हैं वो हमको वापस मिल जाता है, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा, सेकेंड लेक्चर में समझाऊंगा, पहला लेक्चर में सिर्फ फंडामेंटल को रखते हैं। तो समझ में आया, मैंने जितना बार सप्लाई होगा उतना बार टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए क्या है मल्टी स्टेज टैक्स है ना, पहला स्टेट दूसरा स्टेट, गॉट इट। तीसरा क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये देखो ये बहुत अच्छा चीज है, मैंने पहले बोला ना कि तुमने कोई बंगाल में सामान बनाया और बिहार में जाके बेच रहे हो, तो बंगाल में भी टैक्स दो, बिहार में भी टैक्स दो, है ना। तो इसमें दिक्कत होता था, ओरिजिन जहां पे चीज का ओरिजिन हुआ वहां भी टैक्स दो, जहां पे सप्लाई कर रहे वहां भी टैक्स दो। तो इस चीज को हटा दिया गया कि भाई इसको हटाकर सीधे कर दिया डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब जहां पे सप्लाई होगा टैक्स वहीं पेमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेन मान लो वेस्ट बंगाल में जो है बना है, अब ये वेस्ट बंगाल में बना है तो इसको हम बिहार में जाके बेच रहे हैं, तो इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में बना है, पर सप्लाई कहाँ हो रहा है भाई, सप्लाई हो रहा है बिहार में, तो जहां डेस्टिनेशन है वही जा टैक्स पे करेंगे, जहां हमारा पे करने का कोई जरूरत नहीं है, हमारा कहाँ पे करना पड़ेगा, हमको जो है यहाँ पे करना पड़ेगा, बुझा रहा है ना, ठीक है ना, सिंपल है, मैंने डेस्टिनेशन बेस्ड है, माने जहां पर ये जाके जो है क्या होगा, जहां चीज को हम सप्लाई करेंगे वहीं पे करना होगा, एक ही जगह, सिंपल फंडा। ये एकदम जीएसटी लॉ में लिखा हुआ है, जीएसटी क्या अपना लॉ है, जीएसटी लॉ में सीधे लिखा हुआ कि भैया जहां पे माल सप्लाई होगा, जहां डेस्टिनेशन है वहां का टैक्स देना होगा, तो ये जीएसटी बेस्ड टैक्सेशन है ना। यहाँ पे समझ लो लेविड इन एवरी वैल्यू एडिशन, देखो ये वैट वाला सेक्शन आ गया। अब वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था ना कि हम लोग इतना लेवल पे जो बार बार टैक्स पे कर रहे हैं तो हमको कुछ टैक्स वापस आ जाता है, उसको हम थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं। बाकी सेकेंड लेक्चर में इसको पूरा और क्लियर जो है तुमको ये वाला जो है सेक्शन जो है कि हम लोग टैक्स का टैक्स नहीं देते हैं और वैल्यू एडिशन समझ में आ जाएगा। मैं हल्का सा भी समझ लेता हूँ। देखो क्या है, जैसे मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने इस पेन को मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करके क्या हुआ 100 रुपए में जो है होलसेलर को बेच दिया, तो यहां से इसने कितना का इनकम किया 100 रुपए का इनकम किया, तो ये कितना का टैक्स पे करेगा, ये जो है 100 रुपए का जीएसटी पे करेगा। कितना का टैक्स पे करेगा 100 रुपए का जीएसटी पे करेगा। अब ये होलसेलर क्या किया, मान लो 100 में इससे खरीदा था तो 100 में तो नहीं बेचेगा, है ना,
कोई बाबा का ढाबा तो है नहीं कि जितना कोई फायदा नहीं करेगा, तो ये कुछ प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट कमा के मान लो ये 120 रुपए का जो है बेच दिया। यहाँ पे इसने जो सेल किया, इसका जो सेल प्राइस है वो सेल प्राइस 120 रुपए है, ठीक है ना। अब ये 120 रुपए में क्या किया कि भैया इस जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, इसको पकड़ा दिया, तो 120 रुपया में सेल किया। तो एक्चुअली क्या होता है, इसको जो है होलसेलर को, जो अभी बोला ना कि मैं टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको अभी आओ आगे क्लियर समझ लो। इसने 100 रुपया कमाया यहां से यहाँ पर, मानी 100 रुपया कमाया, ये 20 रुपया ही कमाया, है ना। 100 रुपया में तो खरीदा था और 120 में बेचा था। इसने अपने कितना रुपया कमाया, 20 रुपया कमाया। तो जितना रुपया कमाया उतना पे ही टैक्स देना पड़ता है। ऐसे ये 20 रुपया का टैक्स नहीं, एक्चुअली टैक्स पे करेगा 120 रुपया का, लेकिन सरकार बाद में इसको 100 रुपया का टैक्स वापस कर देगा, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। वो हम बाद में समझाएंगे, अभी दिमाग खराब मत करो। अभी बस इतना समझ लो कि ये बंदा को जो है फाइनली जो है कितना रुपया ये कमाया, 20 रुपया कमाया, 20 रुपये। तो इसको 20 रुपये का ही टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब इसने कितना वैल्यू एड किया, इसने भाई 120 रुपया में बेचा, तो इसने अपने खाते कितना का वैल्यू एड किया, 20 रुपए का ही वैल्यू एड किया, इसलिए इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। इसने कितना का वैल्यू एड किया, 20 रुपए का ही वैल्यू एड किया, इसलिए 20 रुपए का ही टैक्स पे करेगा। अब मान लो ये शॉपकीपर है, ये किसको बेच दिया भाई, ये कस्टमर को बेच दिया। कितना में बेच दिया, 150 रुपए में। तो शॉपकीपर ने कितना वैल्यू एड किया, 30 रुपये एड किया। तो शॉपकीपर 130 रुपए का टैक्स नहीं पे करेगा, एक्चुअली में करता है 130 रुपए का है, लेकिन बाद में 100 रुपए का टैक्स वापस मिल जाएगा उसको भी। मतलब कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। मतलब वो टैक्स पे कितना का किया, 30 रुपए का ही किया। मतलब वो जितना वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है ना, उतना ही टैक्स तुमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कोई लुटेरा थोड़ो, ऐसा थोड़ा चलेगा कि भैया एक ही चीज का बार बार टैक्स दो, नहीं। तुम जितना रुपया ऐड किए मतलब हम जो है मान लो 100 रुपए जो है मैं एक कलम खरीदे, तो हमने 100 रुपए का टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। अब हम जब इसको बेचेंगे तो 120 में बेच रहे हैं, तो क्या मैं 120 का टैक्स दूंगा, एक चीज का 2 बार टैक्स दूंगा, नहीं। मैंने बेचकर कितना कमाया, मैंने बेचकर 20 रुपए कमाया, मैंने 20 रुपए क्या किया, वैल्यू एड किया, इसलिए हमको 20 रुपए का ही देना पड़ेगा। इसलिए इसको हम लोग वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं। और ये किस पे लागू होता है, सप्लाई पे, मतलब जब भी गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज जीएसटी, तो सिंपल बोलना कि जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट सिंगल मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लेविड इन every value addition on the supply of goods and services. That's all. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। जीएसटी का है भाई, देखो जीएसटी का है, कुछ नहीं है का, इनडायरेक्ट टेस्ट है, सिंगल है, मल्टी स्टेज है, डेस्टिनेशन बेस है, मतलब जहां सप्लाई करेंगे वही से देंगे। और कहां पे होगा, जितना रुपया कमाएंगे उतने पे देंगे, हमेशा बार बार टैक्स नहीं देंगे। मैंने जितना रुपया का वैल्यू एड करेंगे उतने पे टैक्स देंगे। किस पे देंगे भाई, सप्लाई पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। समझ में आ गया ना। तो सिंपल है, जीएसटी का है, इनडायरेक्ट है भाई, इनडायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है, मतलब लेने और देने वाला के बीच में एक तीसरा बंदा है। सिंगल है, मतलब पूरे देश में एक ही तरह का टैक्स है। मल्टी स्टेज मतलब हर स्टेज पे टैक्स देना पड़ता है, जितना बार सप्लाई करोगे भैया उतना बार पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, डेस्टिनेशन में, जहां पे डेस्टिनेशन वहीं पे करना होता है, एवरी वैल्यू एडिशन पे होता है, काम खत्म। बताओ, इसमें कोई डाउट्स नहीं हो, अगर कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और ये मैं जितना चीज पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीज का नोट्स तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। हमारा ऐप भी है विनिम्स, ये प्ले स्टोर पे जाओगे इजिली तुमको मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहां से तुम डाउनलोड कर लोगे। वहां पे मैं जितना चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये सारे सिस्टमेटिक ढंग से एक नोट्स बनाकर, जो नोट्स ही नहीं उसके साथ एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी है विथ आंसर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अवेलेबल है। ऐप में जाओगे, ऐप डाउनलोड करोगे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे, वहां पे ये चीज तुमको जो है आसानी से है मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं होगा, समझ में आ गया ना भाई, सबको समझ में आना चाहिए। तो कोई थोड़ा से पूछे कि जीएसटी का है तो क्या कहोगे, जीएसटी इज इनडायरेक्ट सिंगल मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड। का है, इनडायरेक्ट सिंगल मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लेविड ऑन, कहां लेविड होता है, एवरी वैल्यू एडिशन ऑन, किस पे, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक है ना। या 9123965626 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना डाउट जो है आसानी से जो है पूछ सकते हो। या ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहां तुमको जो है चैट बॉक्स अवेलेबल है वहां पे ऐप में, वहां से तुमको यहाँ से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो
पूछ लेगा। मैं हमेशा जो है इसको बताने के लिए हूँ, हमेशा याद रखना सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में, 8 AM to 8 PM भाई। उसके बाद जो है परेशान मत करना, ठीक है ना, उसके बाद दिक्कत हो जाएगा, फिर बीबी उबी मार के भगा देगी, ठीक है ना। तो 8 AM to 8 PM इसके बीच में कोई भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड बेसिक वे हिचकिचाहट पूछने का जो है एकदम पूछो, कोई उसमें नहीं है। जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा और चीजों को जो है सोल्व कर दूंगा। तो जीएसटी समझ में आ गया। जीएसटी क्या है भाई? ये सिंगल इनडायरेक्ट मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो हमेशा एवरी वैल्यू एडिशन पे लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे जो है आते हैं, कुछ रिलेटेड टर्म्स है जीएसटी से लेके जिसके बारे में हम लोग जो है स्टडी कर ले, उसके बाद जो है जीएसटी के भी टाइप्स पे आएंगे। ओके, तो अब हम लोग अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, माने कुछ टर्म्स है जो जीएसटी में जो यूज होता है। सबसे पहला है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर जानते हो भाई, जो कोई भी चीज क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। जो उस चीज को सबसे पहले क्या करता है? बनाता है ना, उसका जो है जन्मदाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चर कहते हैं। तो मैन्युफैक्चर क्या है? इट इज अ पर्सन और कंपनी विच मेक फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चर क्या है? एक पर्सन होते हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकता है जो क्या करता है ना, फिनिश प्रोडक्ट बनाता है रॉ मटेरियल से, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं डीलर। डीलर क्या होता है? ये मैन्युफैक्चर से सामान लेके जो है क्या करता है? हर एक जो है दुकान में जो है पहुंचाता रहता है। इसको कितने लोग डीलर बोलते हैं, कितने लोग इसको जो है होलसेलर बोलते हैं। तो डीलर क्या है? डीलर भी क्या है? पर्सन और कंपनी है जो क्या करता है? वो सामान को जो क्या करता है? बाइक खरीदता है, खरीद कर आगे जो है की तरफ बढ़ा देता है किसी दुकानदार को या किसी होलसेलर को, ठीक है ना। उसके बाद से एक आता है होलसेलर। होलसेलर जानते हो जो स्टॉक में माने थोक में माल को रखता है और एक एक करके जो है दुकानदार को बना देता है। और शॉपकीपर तो जानते हो, तुम्हारे मोहल्ले गली में जितने भी शॉपकीपर है। और फिर एक कस्टमर जो कष्ट से मरता है, जो सबसे लास्ट में प्रोडक्ट को क्या करता है? कंज्यूम कर लेता है। तो इसमें हमारे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर, डीलर, होलसेलर, कस्टमर के बारे में समझ गए होगे, ठीक है ना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज तुम लोग को जो है दिमाग में रखना है, वो है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सेल, है ना। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सेल, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो बाबू, है ना, बहुत जरूरी चीज है ये, सम बनाने में बहुत काम आएगा। इंट्रा स्टेट देखो तुम्हारे स्कूल में भी होता होगा, इंट्रा हाउस कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर कॉलेज कॉलेज का तो भाई कॉलेज में गए नहीं हो, जब कॉलेज में जाओगे तो ये सब होता है। इंटर का मतलब क्या होता है? विद इन, मतलब अपने में ही। इंट्रा का मतलब क्या होता है? अपने में ही, है ना। इंट्रा हाउस, ठीक है ना, इंट्रा मतलब अपने में ही। तुम लोग पढ़ोगे इंट्रा हाउस मतलब इंट्रा स्कूल। इंट्रा स्कूल मतलब अपने ही स्कूल के जितने बच्चे सब आपस में मिलकर कंपटीशन कर लिए। तो इंट्रा का मतलब होता है अपने में। अपने मतलब कि जब भी स्टेट जो है, जब भी जो है सेल जो है, सॉरी, जब भी सेल जो है एक ही स्टेट में होता है, सेम स्टेट, मतलब हमारा जो सप्लाई है वो एक ही स्टेट में हो रहा है, एक ही स्टेट तक सीमित है। मतलब वेस्ट बंगाल में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, वेस्ट बंगाल में ही बिक्री हो रहा है। जब एक ही स्टेट में कोई सेल्स होता है, सप्लाई होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। समझ में आ गया? इंट्रा स्टेट का मतलब सप्लाई इन अ सेम स्टेट, एक ही स्टेट में इसका सप्लाई होता है। और इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट स्टेट। इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है। इंटर स्कूल मतलब तुम्हारा स्कूल और दूसरे का स्कूल, मतलब अलग अलग स्कूल, मतलब स्कूल अब बदल गया। इंट्रा स्कूल मतलब अपने ही बच्चे में कंपटीशन कर लिया। और इंटर स्कूल मतलब क्या होता है? एक स्कूल से दूसरे स्कूल, है ना, तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे एरिया में कोई दूसरा स्कूल है, दोनों के बीच में क्रिकेट का मैच हुआ तो उसको बोलते हैं इंटर टूर्नामेंट, इंटर स्कूल टूर्नामेंट। ओके, तो इंटर मतलब होता है डिफरेंट स्टेट में, मतलब सामान बन रहा है वेस्ट बंगाल में और भैया बेचा कहाँ जा रहा है? बिहार में, है ना। सामान बन रहा है दिल्ली में, बेचा कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई होता है, सेल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। तो इंट्रा स्टेट सेल क्या है? इंट्रा स्टेट सेल क्या है? जहां पे सप्लाई सेम स्टेट में होता है, एक ही स्टेट में होता है। और इंटर स्टेट क्या है? जहां पे सप्लाई एक से दूसरे स्टेट में होता है ना। तो इस चीज को ध्यान दो, सब में बार बार ये चीज रहेगा। अगर सब में जो है ये चीज मेंशन नहीं किया हुआ कि ये इंटर स्टेट है ना इंट्रा स्टेट है, अगर ये चीज मेंशन नहीं किया हुआ है तो उसको बाय डिफॉल्ट हम लोग इंट्रा स्टेट मान लेते हैं। अगर इंटर स्टेट होगा तो मेंशन किया ही रहेगा। आई थिंक यहां तक अब कोई प्रॉब्लम
नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, देखो बाबू, इंट्रा स्टेट मतलब इंट्रा आ जहां पे आ रहा है, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, एक ही स्टेट में सब काम एक ही जगह होगा। बंगाल में चीजें बन रहा है, बिक रहा है, दिल्ली में अगर बन रहा है तो दिल्ली में ही बेच है, एक ही स्टेट में। इंटर मतलब एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट, दैट्स सॉल्व। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग आगे, टाइप्स ऑफ। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में कोई डिफरेंस, कोई डाउट्स नहीं है, है ना। इंट्रा और इंटर स्टेट में डिफरेंस क्या है, इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट में होना और इंटर स्टेट मतलब अलग अलग स्टेट में होना। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी, ठीक है ना। तो देखो हमारे यहाँ जो है टोटली 3 तरह का जीएसटी है। एक है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी या इसी को यूटी जीएसटी भी बोलते हैं, और तीसरा है आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीसीएसटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और एसजीएसटी का मतलब क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखो तुम लोग को पता है कि देखो एसजीएसटी और यूटी जीएसटी में ज्यादा का कोई अंतर नहीं है। तुम लोग जानते हो कि अपने कंट्री में 8 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी करने का मतलब जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, है ना, चंडीगढ़ हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो ये सब यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे तो स्टेट गवर्नमेंट होता है भी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे डायरेक्ट मतलब यहाँ पे सेंट्रल का भाई जो है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है हस्तक्षेप होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेस, कुछ चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। तो वही स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी, है ना। और तीसरा आईजीएसटी, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अपने यहाँ टोटल 3 तरह का टैक्स है, सीजीएसटी माने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी माने स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यूटी जीएसटी माने स्टेट के लिए स्टेट और यूटी के लिए यूटी माने यूटी जीएसटी, और तीसरा है आईजीएसटी माने इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब हम लोग को ये जानना है कि कौन सा जीएसटी कहाँ पे जो है कब जो है लेविड होता है, कब जो है लेवी किया जाता है, कहाँ लगाया जाता है। देखो बाबू सिंपल फंडा, ये जो दोनों जीएसटी है, सीजीएसटी और जीएसटी, अभी सब देखो ये सब ना काम एक लॉ है, ये सब लॉ में लिखा हुआ है। हमको लॉ तो पढ़ना नहीं है ना, हमको तो कोई अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस फंडामेंटल को जानना है, बस इतना जानना है ये लगता का है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है, जब कोई सेल इंट्रा स्टेट हो, ध्यान देना, जब कोई सेल क्या हो, इंट्रा स्टेट हो। इंट्रा स्टेट करने का मतलब क्या, विद इन सेम स्टेट, एक ही स्टेट में जब सप्लाई होता है, एक ही स्टेट में जब हमारा क्या होता है, सप्लाई होता है, तो वहां पे लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है ना। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन का मैन्युफैक्चर जो है वेस्ट बंगाल में हुआ है और इसका सेलिंग भी वेस्ट बंगाल में ही हो रहा है, मतलब सब कुछ यहीं जन्म लिया यहीं मर गया, सब एक ही स्टेट में हो रहा है, ठीक है ना। तो उस पर क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बात समझ में आ गया। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कब लेवी होता है, जब हमारा सप्लाई, हमारा सेल इंट्रा स्टेट होता है। इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट में जन्म लिए, एक ही स्टेट में मर गए, मतलब सामान यहीं बना और यहीं कंज्यूम कर गए। वेस्ट बंगाल में बिस्कुट बना, वेस्ट बंगाल में हम बिस्कुट खा के खत्म कर दिए। तो एक ही स्टेट में जब सब चीज होता है तो वहां पे होता है इंट्रा स्टेट सेल में जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। एनी प्रॉब्लम। और ये सीजीएसटी एसजीएसटी जो लगता है, ये दोनों हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। सीजीएसटी, द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, या इसको यूटी जीएसटी भी बोल लो, बात एक ही है बाबू। स्टेट के लिए एसजीएसटी और यूनियन टेरिटरी यूटी जीएसटी, ये दोनों का अमाउंट इक्वल होता है। कहने का मतलब देखो क्या है, पहले ना क्या होता था ना, कोई चीज अगर बेचा जाता था ना तो उस पर अलग अलग तरह का टैक्स लगता था, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा लेता था, स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा लेता था, दोनों का लगाने का तरीका अलग था, है ना। मन किया इस पेन पे सेंट्रल गवर्नमेंट 2 रुपया टैक्स ले लिया, स्टेट का मन किया तो 3 रुपया ले लिया, मतलब ये अपने अपना लॉ बना के रखता था, अपने हिसाब से लेता था। इन सारी चीजों को जो क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, और खत्म करके बनाया गया कि देखो भाई, अगर एक ही स्टेट में होगा, जो भी टैक्स लगेगा उसको हम आधा आधा अच्छे बच्चे की तरह बांट लेंगे। जैसे मान लो कि एक ये पेन है, इस पेन को मैंने 30 रुपए में खरीदा है, खरीदते समय मान लो हमको जो है इस पे जो है क्या करना पड़ा, 10 रुपया जो है
जीएसटी भरना पड़ रहा है। तो मैंने ये पेन कहाँ से खरीदा? बंगाल में। और मान लो ये पेन बना कहाँ? बंगाल में, मैंने एक ही स्टेट में बना हुआ है। तो क्या करेगा, इसमें 10 रुपए में से जो है आधा जीएसटी, जिसको हम लोग बोलेंगे CGST, मतलब वो कितना हो गया? 5 रुपए, और स्टेट जीएसटी माने 5 रुपए, आधा आधा ले लिया। मतलब हम इस कलम पे 10 रुपए टैक्स दिए, मोदी जी बोले 5 रुपया हमको दो, ममता दीदी बोली 5 रुपया हमको दो। मतलब एकदम सिंपल, कोई झगड़ा नहीं करना है। अगर एक स्टेट में जो भी टैक्स का कलेक्शन हो रहा है, आधा स्टेट के पास, आधा सेंटर के पास, कोई झमेला नहीं, एकदम अच्छे बच्चों की तरह बांट लेना है। तो हमको यहाँ पे क्या, CGST और SGST कहाँ पे लगता है बाबू? CGST SGST उस समय लगता है जब मेरा सेल क्या हो, इंट्रा स्टेट हो, सेम स्टेट में हो। तो हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप आधा आधा बांट लेते हैं। कोई डाउट्स नहीं। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी पे। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है? देखो, IGST, तीसरा जो है हमारा IGST है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी कहां पे लगता है? सिंपल है, देखो ये कब होता है? जब हमारा सेल क्या हो जाता है, इंटर स्टेट हो जाता है। मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तब भाई IGST लगता है। अब दिक्कत क्या होता है? दिक्कत ये होता है कि हमने बंगाल में बनाया, बंगाल में बनाया और बिहार में बेचा। बंगाल बोलेगा हमको दो, बिहार बोलेगा हमको दो, दोनों में हो जाएगा झगड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई झगड़ा करने का जरूरत नहीं है, ना तुम लोगे ना तुम लोगे, सीधे हम लेंगे। IGST इसको कौन कलेक्ट करता है? इसको कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखोगे। IGST is always calculated by central government. CGST is calculated by central government. SGST is calculated by state government. आधा आधा मतलब एक ही बार कैलकुलेट होता है, आधा आधा दोनों बांट लेता है। लेकिन IGST कौन कलेक्ट करता है? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। कब? जब सेल इंटर स्टेट हो जाए। इंटर स्टेट हो जाए मतलब बंगाल का सामान बिहार में गया, है ना। अब मान लो कोई सामान दिल्ली में बना और उत्तर प्रदेश में बिक रहा है, अरविंद केजरीवाल बोलेगा हम लेंगे, बाबा योगी जी बोलेंगे हम लेंगे, है ना, मोदी जी, दोनों के एक झापा देगा, चले यहां से निकलो, दोनों में से किसी को नहीं देना होगा, दोनों झगड़ा नहीं करना है, हम लेंगे। जैसे भाई भाई में झगड़ा होता है ना, तो बाप आके बोला ना तुमको लेना है ना तुमको लेना है, हम ले लेंगे। तो बस वही काम है IGST। IGST क्या है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाएगा, सप्लाई होगा, तो इसको जो है गवर्नमेंट जो है क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को सर्विस देता है ना। अब इसमें कुछ रुपए इसमें जो है कुछ रुपए जो है बाद में स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, वो अलग रूल है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, वो अलग अलग हिसाब से मिलता है, उतना भी जानना नहीं, बस अब इतना ही जानना है कि जब सेल इंट्रा स्टेट हो तो CGST SGST लगता है। मतलब जो भी टैक्स लगता है आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट लग लेता है। जब मेरा सेल क्या होता है, मेरा सेल इंटर, यही जानना है बस, इतना से ही पूरा सवाल बन जाएगा। इंटर स्टेट होता है मतलब जब मेरा माल एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाता है तो IGST लगता है, माने इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। इसका नाम इंटीग्रेटेड है, माने भैया दोनों स्टेट को झमेला करने का कोई जरूरत नहीं है, और ना तुमको लोगे ना तुम लोगे, सीधे क्या करेंगे, हम ले लेंगे। एनी डाउट्स? कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं ना? तो जीएसटी कितने तरह का हो गया? जीएसटी 3 तरह का हो गया, CGST, SGST और UTGST उसी को बोलते हैं, और IGST। CGST SGST कब लगता है? जब हमारा इंट्रा स्टेट हो, और IGST कब लगता है? जब मेरा इंटर स्टेट हो। ठीक है ना? कोई डाउट्स? एक बात बाबू दिमाग में बैठा लो, क्या बैठा लो कि GST इज, इसको ना मोटे मोटे अच्छा में लिख लो, GST इज ऑलवेज लेविड ऑन सेल प्राइस। GST हमेशा किस पे लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हमेशा किस पे लगता है? सेल प्राइस पे लगता है। ये दिमाग में बैठा लो कि जीएसटी इज ऑलवेज लेविड ऑन द व्हाट? ऑन द सेल प्राइस, है ना, और कोई नहीं। ना मार्क प्राइस होता है ना, मार्क प्राइस MRP, उस पे नहीं, जितना में बेचा गया है उसी पे लगता है। तो जीएसटी हमेशा जो है सेल प्राइस पे जो है लगता है। ओके, ये चीज को दिमाग में बैठा, जीएसटी इज ऑलवेज लेविड ऑन द सेल प्राइस। जब सम करेंगे तो ये चीजें और जो है क्लियर हो जाएगी। तो आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा अभी तक। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे को जो है व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप कैसे करोगे? मैंने अपना नंबर दे दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, नहीं तो फिर मेरा ऐप जो है प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में जाकर टाइप करो VNIMS, वशिष्ठ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। You will get the app, Android app,
है ना, उसको डाउनलोड कर लो। वहां पे इसके स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे, बहुत सारे सम भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहां पे अवेलेबल हो जाते हैं। और जो भी डाउट है तुम वहां से चैट बॉक्स एक है पर्सनली वहां से तुम पूछ सकते हो, या वहां पे व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर से भी पूछ सकते हो। तब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे रेट ऑफ जीएसटी के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, यूटीजीएसटी क्या है और आईजीएसटी क्या है। सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये दोनों कब लगता है, जब इंट्रा स्टेट होता है, आधा आधा बांट लेता है एकदम अच्छे बच्चे की तरह। आईजीएसटी कब लगता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है ना, जब दो लोग झगड़ा करने लगेंगे तो सेंट्रल जो है उसको चुपचाप अपने पास जो है कलेक्ट कर लेता है। और जीएसटी हमेशा किस पे लगता है, सेल प्राइस पे। अब आते हम लोग रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का नारा मोदी जी ने क्या दिया था, वन नेशन वन टैक्स। इसका संदर्भ क्या था, इसका मायने ये नहीं था, इसका मायने था कि इन एवरी स्टेट ऑफ द आवर कंट्री इज द सेम टैक्स। मतलब पूरा एक ही देश है तो हर एक स्टेट में एक ही टैक्स होगा, जो पहले नहीं था। लेकिन एक्चुअली जीएसटी का देखो मायने क्या है ना, अपने यहाँ 5 तरह का टैक्स स्लैब है। और एक्चुअली में जीएसटी का जो कंसेप्ट है, जो जीएसटी का जो कंसेप्ट वहां पे एक ही टैक्स स्लैब होता है। जैसे फ्रांस है, फ्रांस जहां पे 1954 में जीएसटी ला दिया गया था, ठीक है ना, बहुत पहले हम लोग 2017 में और 1954 में वहां पर एक तरह का ही टैक्स लगता है, मतलब एक टैक्स। लेकिन अपने यहाँ क्या 5 तरह का टैक्स स्लैब है। कौन कौन सा, पहला है 0%, दूसरा है 5%, तीसरा है 12%, चौथा है 18% एंड द लास्ट वन इज 28%। 5 तरह का जो है टैक्स जो है अपने यहाँ जो है लगता है, ठीक है ना। 0% किस पे लगता है, 0% जो टैक्स है ये जो है लेवी किया जाता है। 0% करने का मतलब क्या, कोई टैक्स नहीं लगता है। सिंपल इसका मायने क्या है, कोई टैक्स नहीं लगता। और ये किस पे नहीं लगता है, इसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड। जितने भी इसेंशियल आइटम है जिसमें इंक्लूडिंग फूड, और वो कैसा होना चाहिए, अनपैक्ड। जितने भी इसेंशियल आइटम है इंक्लूडिंग फूड जो अनपैक्ड होते हैं उस पे जीएसटी नहीं लेता हमारे सरकार। जैसे मान लो तुम बाजार गए, बाजार से राइस खरीदते हो, चावल खरीदते हो, बोरिये में आता है ना, तो तुम उसको क्या हो, तुम 50 किलो तो नहीं खरीद लेते हो, उससे 10 किलो या 20 किलो खरीदते हो तो अनपैक किया हुआ है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन तुम नहीं, हम जाके जो है इंडिया गेट का चावल खरीदेंगे तो इंडिया गेट का चावल क्या होता है, पैक्ड होता है। तो जहां भी कोई पैकेजिंग का सामान खरीदोगे तो उस पर तुमको क्या करना होगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब जैसे दूध, ये भी इसेंशियल है ना। अब तुम किसी भाई गए खटाल में किसी दूध वाले के पास, तुम अपना टिफिन लेके गए, 1 किलो दूध लेके आते, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन तुम क्या करोगे, नहीं हम तो भाई अमूल दूध पियेंगे, अमूल दूध पीता है इंडिया, बहुत सुनते हो, हम अमूल दूध पियेंगे, अमूल दूध खरीदेंगे। तो अमूल दूध क्या होता है, पैक्ड होता है, उसमें जीएसटी देना पड़ेगा। तो 0% किसमें नहीं, जो अनपैक्ड फूड होते हैं, है ना। उसके बाद आता है 5%, ये कॉमन यूज्ड आइटम है। मतलब हम लोग को जो बहुत जरूरत का सामान है, कॉमन यूज्ड आइटम में, उस पर ये जो है टैक्स लगते हैं। तो कॉमन यूज्ड में 5% लगता है, जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, जो छोटे मोटे जो हमारे डेली जरूरत है, 5% देना पड़ता है। 12% जो हमारे यहाँ है, इसको स्टैंडर्ड रेट बोला जाता है। स्टैंडर्ड रेट मतलब ये मैक्सिमम सामान पे यही जीएसटी लगता है, ठीक है ना। 18% जो ये मैक्सिमम कैटेगरी में आ जाता है, कुछ लग्जरियस सामान, मतलब ये मैक्सिमम जो है ना। और मेनली हमारे यहाँ जितने भी सर्विसेज है, जो सर्विसेज लेते हो, जो भी सर्विस लेते हो, मान लो हम अगर मान लो हम मेरे यहाँ आके तुम मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए, तो अगर मैं टैक्स चार्ज करूंगा तो कितना टैक्स चार्ज करूंगा, 18%। तुम जियो का सिम यूज करते हो, जियो को कितना टैक्स देना पड़ता है, 18%। तो सर्विसेज में 18% देना पड़ता है। 28% जो लग्जरियस सामान है, किसी को BMW खरीदना है, किसी को रॉयल इनफील्ड खरीदना है, तो क्या करना होगा, वहां पे तुमको 28% जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हमारा जो था, ये पहला लेक्चर जो हमारा था, ये पूरा बेसिक फंडामेंटल ऑफ जीएसटी में था। इनपुट टैक्स क्रेडिट पे भी हम नहीं आए हैं, तो ये पूरा फंडामेंटल टैक्स ऑफ क्रेडिट में था। तो हम एक बार समरी कर लेते हैं, आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद मैं 1-2 इसका एग्जांपल्स और सम भी करवाऊंगा। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले टैक्स क्या है। तो टैक्स क्या है, एक अमाउंट ऑफ मनी है जो प्रत्येक एवरी सिटीजन को, गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिसके बदले गवर्नमेंट हमको सर्विसेज देती है। ये 2 तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया जाता है, इनडायरेक्ट मतलब जो लेन और देन के बीच में एक्शन होता है। जीएसटी उसमें क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि इनडायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। सिंगल टैक्स है, क्योंकि पूरे देश में एक ही तरह का टैक्स लगता है। मल्टी स्टेज है, माने जितना बार सप्लाई होगा उतना बार ये टैक्स जो है लगेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां पे सप्लाई होगा वहां से जो है टैक्स लगेगा। फिर तुम्हारा क्या, वैल्यू एडिशन टैक्स है, माने जो वैट वाला सिस्टम यहाँ भी रखा गया है। वैल्यू एडिशन कहने का मतलब क्या, तुम जितना रुपए कमाओगे उतना पे ही टैक्स देना पड़ेगा। और ये कहाँ पे लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। जीएसटी जो है कितने तरह का होता है, 3 तरह का, एसजीएसटी,
CGST और CGST, SGST और UTGST, माने स्टेट के लिए SGST और UT के लिए UTGST और IGST। CGST और SGST कब लगता है? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, एक ही स्टेट में होता है, आधा हम लोग बांट लेते हैं। और IGST कब लगता है? IGST उस समय लगता है जब जो है चीजें जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई जो है होती हो, है ना, उस समय हम लोग क्या लगाते हैं? IGST लगाते हैं। और अपने आप 5 तरह का रेट है, इससे तुमको कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में तुमको दिया जाएगा कौन कहाँ पे कितना लगता है। तो यही जो टैक्स का फंडामेंटल चीज था। अब हम लोग जो है कुछ सम्स करेंगे। एक सम है जो तुम्हारा ICSE 2020 में आया था, ठीक है ना। 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं, तो एक ही सम अभी तक हम लोग के पास GST का है। इसी तरह सम ICSE 2020 में आया था, 2020 में आया था कि मिस्टर सिंह विजिट द मार्केट एंड बाई द फॉलोइंग आर्टिकल। मैंने मिस्टर सिंह मार्केट जाते हैं और आर्टिकल मेडिसिन खरीद रहे हैं जिसका कॉस्ट कितना है? 500 रुपी। GST कितना देना पड़ रहा है? 5%। अब पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ा पेयर ऑफ शूज मतलब 1 पेयर जूता खरीदे हैं 2000 रुपए में, GST कितना देना पड़ रहा है? 18%। तो बोला गया था कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ GST पेड एंड टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग GST पेड बाय मिस्टर सिंह। सम को पहले जो है लिख लो, फिर मैं इसको करवाता हूं, बोर्ड पे जगह नहीं है। तो देखो सम क्या था, लिख लियो, हम मेरे हिसाब से कोई लिख लिए होगे कि मिस्टर सिंह मार्केट गए, मार्केट जा रहे उसने कुछ किया, क्या कहते हैं? दवा खरीदे जिसका कॉस्टिंग था 500 और GST था 5%। फिर उन्होंने एक पेयर ऑफ शू खरीदा जिनका कॉस्ट था 2000 और GST कितना था? 18%। तो तुमको निकालना उन्होंने कितना GST पे किया और कितना टोटल बिल पे किया। ये ICSE 2022 का जो है सम है। तो कैसे करेंगे? देखो बाबू, सबसे पहले क्या है, सिंपली सम को पढ़ना है और 2-3 बार पढ़ के डेटा कलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दिया क्या क्या है ध्यान दो। द फर्स्ट थिंग क्या दिया हुआ है? जो पहला चीज दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। क्या दिया है यहां पे तुमको? पहला चीज जो है क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है कितना? 500 रुपी, है ना। इस पे GST कितना लगा? रेट ऑफ GST। रेट ऑफ GST कितना लगा? रेट ऑफ GST इस पे लगा 5%। तो भाई हम निकाल लेंगे। अब बोलोगे सर आपने तो अभी बताया था कि सेलिंग प्राइस पे GST लिखता है, यहाँ तो कॉस्ट प्राइस दिया। तो देखो बाबू, कस्टमर के लिए हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस करने का मतलब क्या होता है? कोई दुकानदार, तो एक्चुअली जो GST तुमको जो चीज बाई कर रहा हो, कोई ना कुछ को सेल कर रहा है, तो ये मिस्टर सिंह के लिए कॉस्ट प्राइस है, तो दुकानदार के लिए क्या है? सेल प्राइस है। तो दुकानदार किस पे GST लगा रहा है? सेल प्राइस पे GST लगा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे दिमाग में रखना। तो कॉस्ट कस्टमर के लिए कॉस्ट और दुकानदार के लिए सेल एक ही चीज होता है। तो रेट ऑफ GST कितना? 5%। तो यहां से पहले क्या, यहां पे से क्या निकाल लोगे? अमाउंट ऑफ GST। दैट इज वेरी इजी। अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST कितना पे करेगा? 500 रुपए में मिस्टर सिंह ने खरीदा था, उसका 5%। 5% भैया मतलब कितना? 5/100, 0 कट गया, मतलब 25 रुपी उन्होंने मेडिसिन पे GST पे किया था। अब उसके बाद दूसरा सामान उन्होंने क्या खरीदा था? कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शू। कितना था? 2000 रुपए, 2000 रुपी, है ना। मैंने ही बाई द पेयर ऑफ शूज इन 2000 रुपी। ओके, 2000 में इन्होंने खरीदा था। इस पे इन्होंने रेट ऑफ GST कितना दिया था? व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द रेट ऑफ GST ऑन शू? 18%। रेट ऑफ GST कितना था? 18%। दे फाइंड द अमाउंट ऑफ GST कि भाई उसको कितना देना पड़ा। तो अमाउंट ऑफ GST कितना होगा? 2000 का 18% माने 18/100, 0 इज कैंसिल आउट। 18 2 36 माने 360 रुपी। मतलब मिस्टर सिंह जब मार्केट में गए तो भाई उनको दवा पे 25 रुपी का और शू पे जो है 360 रुपीज जो है उनको क्या करना पड़ा? GST पे करना पड़ा। तो पहला आंसर क्या पूछा? पहला आंसर जो है पूछा क्या है? पहला आंसर क्या पूछा? पहला आंसर पूछा क्या है तुमसे कि भाई कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ GST पेड। तो यहां से निकाल लो। टोटल अमाउंट ऑफ GST पेड। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ GST पेड कितना हो गया? यहां पे इन्होंने कितना पे किया? 25 रुपी, यहां पे 360 रुपी। दैट मीन्स हाउ मच? 385 रुपी। ओके, कितना पे किया इन्होंने? 385 रुपी। दिस इज योर आंसर नंबर 1। एकदम सिंपल है। 2020 में आया था,
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी है। अरे क्या किया था, 500 रुपया में खरीदा था, 500 में खरीदा था, 5% उसको जीएसटी देना पड़ा, तो 5% निकाल लिए, 25 रुपी। शू खरीदे थे कितना में, 2000 में बाई किए थे, जीएसटी 18%, 2000 का निकाल लिया 360, तो टोटल जीएसटी कितना हो गया भैया, 25 प्लस 360 385। अब टोटल बिल कितना बनाएगा दुकानदार, क्या करेगा, ये पैसा थोड़ा छोड़ देगा, क्या बोलेगा जितना दाम है वो प्लस टैक्स। तो अब यहाँ पे दूसरा क्या पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ बिल, तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा, दुकानदार क्या बोलेगा कि भैया तो खरीदे क्या 500 रुपया में दवाई और 2000 में सो प्लस ये दो और क्या दो, टोटल जो है जीएसटी दे दो, तो ये कितना हो जाएगा 2500 800 2885 रुपी। देख लो 2000 है और ये 2500 और 300 के बाद 2885 रुपी, ये जो है मिस्टर सिंह को जो है पे करना हुआ होगा। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत इसमें है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल है। ये सम का ऐसा ही सम आया था आईसीएससी 2020। हाँ ये साल देख लो, बड़ा डेंजर साल है, सबको भैया एकदम घर में बंद करके रख दिया है ना। और 2021 में तो एक लौता यही सम आया है अभी तक, है ना। 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था आईसीएससी बोर्ड में, तो 2020 में पहला सम हुआ, एग्जाम हुआ, तो ये क्वेश्चन जो है इसी तरह का दिया हुआ था। कोई दिक्कत है नहीं है। मैंने क्या मेडिसिन 500 5% नहीं है, निकाल लिया 25 रुपए आ गया, उस पर 18% निकाल लिया, ऐड कर दिया, दैट्स ऑल। ओके, तो आशा करते हैं कि तुम लोगों को ये जो सेशन है, ये जो लेक्चर है, पूरा फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा। जीएसटी क्या है, आइडिया एक सेंट्रल आइडिया जो है मिल गया होगा। हम लोग को इस स्टैंडर्ड तक इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जो है नहीं जानना है। तो मैंने एक सम करके दिखाया, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है कुछ इस पे एक्सरसाइज करूंगा, है ना। अब देखो एक्चुअली क्या ना, मार्केट में बहुत सारा बुक है, एमएल अग्रवाल का बुक है, सेलिना का बुक है, एवरग्रीन का बुक है, आरएस अग्रवाल का बुक है, बहुत सारा बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो कौन सा बुक करोगे, तुम्हारा जो मन में है वो बुक करो। हमारे पास जो है, हमने जो है वशिष्ठ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस का जो टीम है, उसने एक जो है पूरा जो एक मैथ्स का जो गैलेक्सी बनाया हुआ है सम्स का, है ना। ये गैलेक्सी बनाया है हम लोग, जहां पे क्या है कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड सम्स है। ये जो हम लोग गैलेक्सी बनाए हैं, ये प्रीवियस 20 ईयर्स को देखते हुए बनाया है। अब जीएसटी में 20 ईयर्स नहीं है, लेकिन इसके अलावा और भी जो चैप्टर्स है, जो इसके बाद बैंकिंग है, शेयर एंड डिविडेंड्स है, अलजेब्रा में जो हमारे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, जो भी चैप्टर्स है 20 ईयर्स को देखते हुए काफी मैंने सब लोग गैलेक्सी ऑफ सम जो है बनाए हैं। तो इस चीजों को अगर किसी को कोई जरूरत हो तो तुम लोग जो है ऐप में विनिम्स का ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर ये अवेलेबल है। वहां से अगर तुमको कंप्लीट चाहिए कमर्शियल मैथमेटिक्स में नोट्स एंड द गैलेक्सी ऑफ आवर सम, जो सम हम लोगों ने कलेक्ट किया है, अगर वो सम कर लिए तो तुम्हारा आईसीएससी का जितना भी बुक है सब बुक कर सकते हो। चाहे वो एमएल अग्रवाल का अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स हो, कॉन्साइज मैथमेटिक्स हो सेलिना का, एवरग्रीन का मैथमेटिक्स हो, फ्रैंक का हो, व्हाटएवर, या 20 साल का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, अगर वो तुम एक बार तुम लोग कर लिए तो फिर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो तुम, मेरा नंबर है, फोन करके गाली दे सकते हो, ठीक है ना। तो अगर इसको किसी को पूरा नोट्स चाहिए तो ये जो है हमारे ऐप विनिम्स ऐप डाउनलोड करो, वहां पे मिल जाएगा। ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 25 रुपये है, मात्र 25 रुपए उसका जो है दाम है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। 25 रुपए तो तुम लोग एक दिन में जो है खत्म कर जाते हो। वहां पे तुमको जो है जीएसटी, बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड्स पूरा नोट्स के साथ, जिसका हमने नाम रखा है कॉमन एक्सरसाइज बुकलेट, ये पूरा मिल जाएगा। जो गैलेक्सी ऑफ सम्स है, माने कलेक्शन ऑफ सम्स है, काफी रिसर्चेबल सम्स है ये, तो वहां से जाके जो है तुम लोग ले सकते हो। मैं उसी का सम नेक्स्ट लेक्चर में जो है जीएसटी के ऊपर मैं करवाऊंगा, तुम लोग देख लोगे कि कैसा कैसा सम्स है। तो आशा करते हैं आज का जो लेक्चर जो समझ में आया होगा। ये हमने एक शुरुआत की है, अगर तुम लोगों को पसंद आए तो न्यू हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर आप जो है लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो, साथ साथ जो है बेल बटन दबा दो, जिससे मैं जब वीडियो डालता रहूं तो तुमको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर ज्यादा हमसे जुड़ना है तो हमारा ऐप है प्ले स्टोर में, जहां से जाकर तुम लोग जो विनिम्स डाउनलोड जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से भी तुम लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।